नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं निदा अहमद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले 2 दशकों से संवैधानिक पदों पर रहे हैं। पहले गुजरात के मुख्यमंत्री और फिर देश के प्रधानमंत्री के तौर पर वो 20 साल का सफर पूरा कर चुके हैं। पीएम मोदी के 20 साल के सियासी सफर की कहानी उनके सबसे बड़े साथी की जुबानी। जी हाँ, न्यूज इंडिया पर सुनिए गृह मंत्री अमित शाह को। नमस्कार प्रदीप जी। आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक स्वयंसेवक के रूप में देखा, फिर एक संगठनकर्ता के रूप में देखा, फिर एक राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में देखा, मुख्यमंत्री के रूप में देखा, प्रधानमंत्री के रूप में देखा और विश्व नेता बनते हुए देखा। इस दौरान कई पड़ाव आए होंगे, कई उतार चढ़ाव आए होंगे। कौन सी ऐसी बात, कौन सा ऐसा मुद्दा, कौन सा ऐसा समय आया जो आपको लगा कि उनके लिए सबसे चुनौतीपूर्ण रहा? देखिए, मोदी जी के जीवन के कुल मिलाकर सार्वजनिक जीवन में आने के बाद 3 हिस्से किए जा सकते हैं। एक तो भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद की मैं बात करता हूँ। जी। भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद का उनका पहला कालखंड एक दृष्टि से बनाए तो वो संगठनात्मक काम का था। दूसरा कालखंड उनके मुख्यमंत्री के उनके तत्वाधान में गुजरात में वो मुख्यमंत्री रहे और एक काम हुआ। और तीसरा राष्ट्रीय राजनीति में आकर वो प्रधानमंत्री बने। ये 3 हिस्सों में उनके सार्वजनिक जीवन को बांटा जा सकता है। ये तीनों बेहद चुनौतीपूर्ण अपने आप में रहे। जैसे जब उनको भारतीय जनता पार्टी में भेजा गया, वो आए, संगठन मंत्री बने। उस वक्त भारतीय जनता पार्टी की स्थिति खस्ता हाल थी। गुजरात कोई पहले से भारतीय जनता पार्टी के अनुकूल राज्य रहा नहीं था। हम सब युवा कार्यकर्ता थे, कोई भविष्य नज़र नहीं आता था। जब भाजपा के लिए बात करते थे या ज्वाइन हुए थे, हमारे प्रोफेसर हमें डांटते थे, कहाँ गलत रास्ते पे चले गए हो। इस प्रकार की स्थिति थी। और देश में 2 सीटें आई थी। तब मोदी जी भारतीय जनता पार्टी गुजरात के संगठन मंत्री बने और 87 से उन्होंने संगठन को संभाला और संगठन के माध्यम से एक पक्ष की विश्वसनीयता कैसे जनमानस में बनाई जा सकती है उसका उत्कृष्ट उदाहरण करा। 87 में आने के बाद सबसे पहला चुनाव आया अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का। पहली बार भारतीय जनता पार्टी अपने बूते पर कॉरपोरेशन में सत्ता में आई। उनके संगठन मंत्री बनने के महज 1 साल के अंदर। और उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी की यात्रा शुरू हुई। 90 में हम हिस्सेदारी में सरकार में आए, 50% की हिस्सेदारी थी। 95 में पूर्ण बहुमत में आए और वहाँ से भारतीय जनता पार्टी आज तक पीछे मुड़कर नहीं देखा है। कल भी जो चुनाव हुए उसमें हम लगभग 95% स्वीप कर गए। तो सबसे बड़ा चैलेंजिंग काम उनका उस वक्त था कि गुजरात में भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाना। उस वक्त उन्होंने कठोर परिश्रम, बारीक आयोजन और इम्प्लीमेंटेशन के लिए एक दृढ़ता, ये तीनों के कारण उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को खड़ा किया। और एक मैं अभी भी मानता हूँ, मल्टी पार्टी डेमोक्रेटिक सिस्टम में बहुत सारी पार्टियाँ है और होनी भी चाहिए। सबने गुजरात के संगठन के मॉडल का स्टडी करने जैसा है जो मोदी जी ने उस वक्त बनाया था। और समय समय पर उसमें अनुकूल परिवर्तन भी होते गए, परंतु वो मॉडल की जो नींव थी, जनता के साथ सरोकार रखकर जनता की वेदनाओं को समझकर उसको वाचा देना, ये राजनीतिक पार्टी का काम है। जब विपक्ष में होते हैं तो आंदोलन के माध्यम से उसको वाचा देते हैं और जब सत्ता में आते हैं तो सरकार की नीति और कार्यक्रमों के माध्यम से उसका रास्ता ढूंढना, उसको हल निकालना और वो वेदना को कम करना या तो निरस्त करना। मैं मानता हूँ एक बहुत बड़ी चैलेंज उनके लिए थी उस वक्त कि भारतीय जनता पार्टी को गुजरात में प्रस्थापित करना। हम 3रे नंबर पर थे और तब से लेकर जो शुरू हुआ आज तक भारतीय जनता पार्टी पूरी दुनिया देख रही है, इसको हम लगातार जीतते जा रहे हैं। दूसरा बड़ा चैलेंज उनके सार्वजनिक जीवन में आया कि जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री बने। मैं जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से आता हूँ वो कॉन्स्टिट्यूंसी भी हम हार गए थे। जो गुजरात का सबसे सेफेस्ट सीट माना जाता था, साबरमती असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी, वो हम हार चुके थे। बड़ा भूकंप आया था। सारे कॉरपोरेशन के चुनाव, जिला पंचायत के चुनाव, तहसील पंचायत के चुनाव कांग्रेस स्वीप कर गई थी। 70 के दशक के बाद पहली बार
भारतीय जनता पार्टी राजकोट म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में हारी थी 70 के दशक के बाद, जनसंघ के समय से जनसंघ के समय से लेकर आज तक। और अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हम 87 के बाद पहली बार हारे। उस समय उनको गुजरात की धुरा सौंपी गई और उस वक्त की राष्ट्रीय राजनीति की भी कल्पना करते हैं तो एक बहुत लंबा कालखंड यहाँ पर गठजोड़ की राजनीति का रहा। जो सरकारें आई पूर्ण बहुमत की सरकारें नहीं थी, मिली जुली सरकार थी, कभी 20 पार्टियां, कभी 25 पार्टियां, कभी 30 पार्टियां। अटल जी के नेतृत्व में सरकार बनी, वो भी कोई पूर्ण बहुमत की एक पार्टी की सरकार नहीं थी। और इसका परिणाम वो ये हुआ था कि एक लचर स्थिति देश भर में बन गई थी और सब लोगों का भरोसा उठता जा रहा था। उस वक्त नरेंद्र भाई गुजरात के मुख्यमंत्री बने और गुजरात के मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने जिस प्रकार से तेजी से, हालांकि उनको प्रशासन का कोई अनुभव नहीं था, कभी सरपंच भी नहीं बने थे, आप विधायक तो छोड़िए, लोगों को और आश्चर्य होता है सरपंच भी नहीं बने थे, मगर फिर भी उन्होंने बहुत धैर्यपूर्ण तरीके से प्रशासन की बारीकियों को समझा, जो एक्सपर्ट से उनको प्रशासन के साथ जोड़ा, उनकी चीज़ों को लोक भोग्य बनाया, योजनाओं में तब्दील किया और योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने का काम किया। और जो भूकंप एक ज़माने में भाजपा के लिए एक धब्बा बन जाएगा ऐसा लगता था, वो भूकंप के काम की पूरे विश्व ने बुरी बुरी सराहना की। और आज आप भुज जाकर देख लीजिए, एक और लातूर का भी भूकंप था, एक बार भुज का भी है, पूरा नवनिर्माण किया, पूरा भुज का नवनिर्माण हुआ। सिर्फ नवनिर्माण नहीं हुआ, भुज की विकास दर उसके बाद 37% ज़्यादा बनी। और आज भुज के अंदर पानी भी है, इंडस्ट्री भी है, एजुकेशन भी है। पहले भुज का पोस्टिंग पनिशमेंट पोस्टिंग माना जाता है, प्राइम पोस्टिंग माना जाता है। इतना बड़ा परिवर्तन लाए और अपने मुख्यमंत्री काल में उन्होंने एक नया मॉडल बनाया कि विकास को कैसे सर्वस्पर्शीय सर्वसमावेशक बनाया जा सकता है। और इसके लिए उन्होंने ढेर सारी योजनाएं लेकर आए। जैसे मैं 2-3 योजनाओं का ही जिक्र कर पाऊंगा समय मर्यादा देखते हुए। वन बंधु कल्याण योजना, सबसे निग्लेक्टेड गुजरात में आदिवासी थे। कांग्रेस ने उनका वोट बैंक के नाते तो उपयोग किया, परंतु कभी उस तक विकास नहीं पहुंचा था। उन्होंने सारी बिखरी हुई योजनाओं को जोड़ा और पहली बार गुजरात में उनका जो संविधान का दिया हुआ अधिकार था कि उनकी जनसंख्या के अनुपात में बजट में उसको हिस्सेदारी मिले, पहली बार नरेंद्र मोदी जी ने 2003 के बजट के अंदर उनको दिया। और वन बंधु कल्याण योजना ने पूरे गुजरात के ट्राइबल एरिया का विकास का रास्ता खोल दिया। और आज ट्राइबल एरिया में बड़े भरोसे से कह रहा हूँ, कोई भी क्रिटिक से क्रिटिक एनालिसिस करने वाला व्यक्ति वहाँ पहुँच जाए, सूरत शहर और डांग के जिले के बीच में कोई अंतर वो नहीं ढूंढ पाएगा। इतना बड़ा परिवर्तन हुआ। इसी प्रकार से राजनीतिक लाभ भी मिला। राजनीतिक लाभ दूसरी बात है, मगर लोगों का भरोसा लोकतंत्र के अंदर दृढ़ हुआ। सागर छोड़ के हमारे किनारे थे तो उसके लिए भी एक योजना लेकर आए, वो भी निग्लेक्टेड पड़े थे, जबकि सबसे ज़्यादा खनिज संपदा वहीं थी। रेवेन्यू सबसे ज़्यादा वहाँ से आती थी, बंदरों के कारण सबसे ज़्यादा इंडस्ट्री वहाँ लगी थी। पूरे सागर छोर के किनारों को रोड से जोड़ दिया और इसके वहाँ पर हर तहसील की एक डेवलपमेंट प्लानिंग बनाई गई और सागर खेडू विकास योजना वहाँ उन्होंने शुरू की। आज वो एरिया पूरा गुजरात की इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का बैकबोन बना हुआ है। और तीसरा, हमारे यहाँ देश भर में था उस वक्त सबसे बड़ा प्रॉब्लम ड्रॉप आउट का था, एनरोलमेंट एंड ड्रॉप आउट एजुकेशन में, प्राइमरी एजुकेशन की मैं बात कर रहा हूँ। तो गुजरात जैसे राज्य में बहुत बड़ी समस्या थी। उन्होंने खुद कड़ी धूप के अंदर पटवारी से लेकर मुख्यमंत्री तक सब लोगों ने 5 दिन शुद्ध रूप से 5 दिन में 25 स्कूलों में जाना है और महोत्सव के रूप में बच्चों के एनरोलमेंट का कार्यक्रम शुरू कराया और हमारे एनरोलमेंट को 100% तक पहुंचाया। और उसके बाद वहाँ अभिभावकों की कमेटी बनवाई। ये स्केल और स्पीड का जो है उनका कॉन्सेप्ट वहीं से आया है। वो शुरू से है।
वो शुरू से है, संगठन में भी था, सरकार में भी था, गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब भी था। और उन्होंने अभिभावकों की कमेटी बनाई, विशेषकर माताओं की कमेटी बनाई। कोई भी बच्चा स्कूल नहीं आता है तो इसकी चिंता होती थी, मास्टरों की जिम्मेदारी तय कर दी। और ये सारी चीज़ों के बाद प्राइमरी एजुकेशन में गुणवत्ता बढ़ाने के लिए भी गुणोत्सव कर एक कार्यक्रम लिया। और इसके कारण परिणाम ये आया, एनरोलमेंट 67% था, वो 100% पहुंचा। ड्रॉप आउट रेशियो 37% था, वो पॉइंट समथिंग पहुंच गया, 1% से नीचे चला गया। अब इसका इवैल्यूएशन कोई करेगा तो मालूम पड़ेगा कि देश के विकास में, गुजरात के विकास में इसका कंट्रीब्यूशन क्या हो सकता है। एक अनपढ़ आदमी देश पर कितना बड़ा बोझ बनता है, ना जो अपने संविधान के दिए हुए अधिकारों को जानता है, ना संविधान ने हमसे जो अपेक्षा करी है वो दायित्व को जानता है, वो कैसे एक अच्छा नागरिक बन सकता है। इसके अंदर आमूलचूर परिवर्तन है। इसी प्रकार से शहरी विकास, ग्रामीण विकास, औद्योगिक नीति, वाइब्रेंट गुजरात का उन्होंने एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट करा। खावड़ा तक पानी भी उनके समय में ही पहुंचा। नर्मदा योजना को अंजाम तक पहुंचाने का काम किया। सोनी योजना लाकर गुजरात के अंदर लगभग टैंकर राज को समाप्त कर दिया। गुजरात ऐसा एक क्षेत्र था जहाँ टैंकरों की इंडस्ट्री चलती थी, क्योंकि गांव में पानी नहीं होता था। आज फ्लो से पानी हर गांव में जाता है, पीने की पानी की कहीं किल्लत नहीं है। और दृढ़तापूर्वक, कठोरता से नीति बनाकर जो काम किया, इसका परिणाम ये है कि गुजरात के कई जिले आज काली यादी से बाहर आ चुके हैं। 100 फुट भूगर्भ जल का लेवल ऊपर आया है। पूरे भारत में एक ही ऐसा क्षेत्र है जहाँ भूगर्भ जल में बढ़ोतरी हुई। तालाबों को बहुत डीप करने का काम किया गया, छोटे छोटे चेक डैम बनाए गए। नर्मदा का जो बाढ़ का पानी था उसको तालाबों में डाइवर्ट कर, इस प्रकार से एक दूसरी चैलेंज को उसने इतने अच्छे तरीके से लिया कि देश भर के अंदर जो मिली जुली सरकारों का एक युग था, वो युग में एक छवि बनी थी कि ये मल्टी पार्टी डेमोक्रेटिक सिस्टम शायद फेल तो नहीं कर जाएगी। गुजरात के नरेंद्र भाई के सफल मुख्यमंत्री काल के दौरान न केवल गुजरात, देश भर में एक आशा का किरण जागृत हुआ कि मल्टी पार्टी डेमोक्रेटिक सिस्टम में कोई दोष नहीं है, ये सफल हो सकती है, ये डिलीवर कर सकती है, अंतिम व्यक्ति तक जा सकती है। और वेलफेयर स्टेट की जो कल्पना, कल्याण राज्य की कल्पना, मैं पश्चिम की कल्पना की नहीं बात नहीं करता, अपने संविधान निर्माताओं ने जो कल्पना करी थी वो साकार हो सकती है। तो ये दूसरी चैलेंज थी। और तीसरी चैलेंज जब वो भारत के प्रधानमंत्री बने तब आए। आप जानते ही हो, मैं डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार के लिए कोई टिप्पणी करना नहीं चाहता, ये कोई राजनीतिक मौका भी नहीं है। परंतु हर क्षेत्र के अंदर देश नीचे 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 जा, 12 लाख करोड़ के घपले, घोटाले, भ्रष्टाचार सरफेस पर आ चुके थे। सार्वजनिक जीवन पर श्रद्धा पाताल के अंदर पहुंच गई थी। दुनिया भर में देश का कोई सम्मान नहीं था। हमारी आंतरिक और बाहरी सुरक्षा बिल्कुल लचर हो पड़ी थी। पॉलिसी पैरालिसिस हो चुका था। नीतिगत फैसले महीनों तक सरकार की आंतरिक उलझनों में उलझते रहते थे। एक मंत्री महोदय ऐसे थे पूरे 5 साल कैबिनेट में ही नहीं आए। कई सारी ऐसी चीजें थी जो सवाल करती थी कि कैसे चल सकता है। ऐसे माहौल में मोदी जी ने देश के प्रधानमंत्री का चैलेंज उनके सर पर आया। और आज हम देख सकते हैं कि 7 साल के अंदर सारी व्यवस्थाएं अपनी अपनी जगह सही। हाँ, समस्याएं आती है, आएगी भी, भविष्य में भी आएगी, मगर समस्या को एड्रेस किया जाता है, तत्काल एड्रेस किया जाता है, उसका समाधान निकालने का प्रयास किया और संवेदनशीलता के साथ उसको आगे बढ़ाया जाता है। और इसके कारण एक दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति के कारण देश की सुरक्षा व्यवस्था भी चौक चौबंद हुई। कभी कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि भारत एयर स्ट्राइक करेगा या सर्जिकल स्ट्राइक करेगा। ये तो अमेरिका के लिए रिजर्व चीज थी, वही कर सकते हैं, वही कर सकते हैं। आज इसके कारण भारत के युवा का हौसला हुआ है, हम भी कर सकते हैं। कभी ये नहीं हो सकता था कि कोई प्रधानमंत्री कहेगा कि $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने का साहस भारत में है और हम पहुंच सकते हैं। ढेर सारे स्टार्टअप आए, लोग लगे, मुझे विश्वास है $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी मोदी जी के नेतृत्व में बन ही जाएगी। और 11 नंबर की अर्थव्यवस्था से 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था, 6ठे नंबर की अर्थव्यवस्था हम बन चुके हैं। बहुत बड़ा जंप आया है, ढेर सारे सुधार हुए हैं, रिफॉर्म्स हुए हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भी हमने परिवर्तन। तो मोदी जी के जीवन में जो 3
बड़े बड़े आप स्टेज, तीनों स्टेज चुनौतीपूर्ण थे और उन्होंने बड़े धैर्य से, मक्कमता से और दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति के साथ तीनों चैलेंजों को सफलतापूर्वक पार करा है। मैं मानता हूं उनकी लीडरशिप की ये बहुत बड़ी क्वालिटी है। आपने अभी बात में जिक्र किया कि एक समय लगने लगा था कि मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी फेल हो जाएगी। राजनीति में, सार्वजनिक जीवन में परसेप्शन का बहुत महत्व होता है। मीडिया और बुद्धिजीवियों का एक वर्ग है देश में जिसका मानना है कि मोदी जी अधिनायकवादी हैं, डिक्टेटरशिप में यकीन करते हैं, किसी से सलाह मशविरा नहीं करते, अपनी चलाते हैं। तो आपको लगता है कि आप लंबे समय से उनसे जुड़े हुए हैं, आपका अनुभव इस पर क्या कहता है? मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि मुझे संगठन और सरकार दोनों में मोदी जी के साथ काम करने का मौका है। पहले गुजरात के संगठन में, फिर गुजरात सरकार में, और यहाँ मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष था, तब मोदी जी प्रधानमंत्री थे और अब उनकी सरकार का मैं मंत्री हूँ। मैंने मोदी जी को नज़दीक से काम करते हुए देखा है। ये सारे लोग जो आरोप लगा रहे हैं बिल्कुल बेबुनियाद आरोप है। मैंने मोदी जी जैसा श्रोता देखा ही नहीं है। किसी भी समस्या के लिए बैठक हो, कम से कम मोदी जी बोलते हैं, बहुत सब लोगों को धैर्यपूर्वक सुनते हैं और फिर उचित निर्णय लेते हैं। और कई बार तो हमें भी लगता है क्या भाई इतना सोच विचार हो रहा है। एक बार बैठक, दो बार बैठक, बहुत धैर्यपूर्वक वो निर्णय करते हैं और छोटे से छोटे व्यक्ति के सुझाव की गुणवत्ता के आधार पर वो महत्व देते, व्यक्ति के आधार पर नहीं देते। तो ये कह देना कि वो निर्णय थोपने वाले नेता है, जरा भी सच नहीं है। और जो लोगों ने उनके साथ काम किया है, काम करने वालों में भी क्रिटिक होते हैं, वो भी इतना तो जरूर कहेंगे कि इतने डेमोक्रेटिक तरीके से कैबिनेट कभी नहीं चलती होगी, इतनी डेमोक्रेटिक तरीके से मोदी जी के प्रधानमंत्री ही ना थे। और मैंने उनके जैसा श्रोता, लिसनर देखा नहीं है। फिर ये परसेप्शन क्यों बना? जानबूझकर बनाया गया या कुछ घटनाओं की वजह से बना? देखिए, जानबूझकर ही बनाया जाता है और वो डिसिप्लिन के आग्रही है। तो कोई फोरम में जो डिस्कशन होता है वो बाहर नहीं आएगा। एक जमाने में आ जाता था सब आप लोगों के उपयोग के लिए, अब नहीं आता है। तो को लोगों को मुश्किल होती है, बहुत कम आता है। तो लोगों को लगता है फैसला मोदी जी ने ले लिया। लोगों को मालूम नहीं है कि, जनता को भी मालूम नहीं है, जर्नलिस्टों को भी मालूम नहीं है कि ये सामूहिक चिंतन का परिपाक है। निर्णय तो ऑफकोर्स वो ही करेंगे क्योंकि वो प्रधानमंत्री है और उनको ही करना चाहिए। जनता ने अधिकार उनको दिया है, बाकी सारे मंत्री को फिर मोदी जी ने अधिकार दिया है। यही तो हमारा संविधान है। परंतु सबके साथ चर्चा कर सबको बोलने का मौका देकर, सबके प्लस माइनस पॉइंट सुनकर ये फैसले होते हैं। ऐसी छवि इसलिए नहीं बनती कि वो डिसिप्लिन के आग्रही है। और कुछ लोग, जो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है जो मैं बोलने जा रहा हूं, कुछ लोग जो हमारे वैचारिक विरोधी हैं, वो सत्य कुछ भी हो, सत्य को तोड़ मरोड़ कर लोगों के सामने कैसा रखना, वो भी प्रयास हम तो देख ही रहे हैं, आप भी शायद देखते होंगे। और इसके कारण छवि को आहत करने का भी एक सुनियोजित प्रयास हुआ है। ऐसा कहते हैं कि राजनीति में जोखिम लेने से नेता बचते हैं क्योंकि एक अनिश्चितता उससे पैदा होती है कि ये जोखिम लिया, इसका क्या नतीजा होगा, हमारे ऊपर क्या असर पड़ेगा। लेकिन मोदी जी के बारे में देखा जाता है कि जैसे वो जिद करके जोखिम लेते हैं। आप नोटबंदी का फैसला देखिए, 3 तलाक, अनुच्छेद 370। देखिए, मैं आपकी बात से पार्शियली सहमत हूँ। जिद कर शब्द प्रयोग ठीक नहीं है। वो जोखिम लेकर फैसला करते हैं, वो सही है, क्योंकि उनका मानना है और कई बार सार्वजनिक जीवन में उन्होंने कहा भी है कि हम देश बदलने के लिए सरकार में आए हैं, सरकार चलाने के लिए सरकार में नहीं आए। हमारा लक्ष्य देश के अंदर परिवर्तन लाना है। 130 करोड़ की जनता को विश्व में, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को विश्व में एक सम्मानजनक स्थान पर पहुंचाना है, जो जबकि पोटेंशियल सालों से यहाँ पड़ा है। हमारा युवा धन पश्चिम और अमेरिका की ओर न जाता अगर ये फैसले सालों पहले हो गए होते तो, जो आज हो रहे हैं। मैं किसी का क्रिटिसिज्म करना नहीं चाहता, मगर वो इसलिए नहीं डरते हैं
कि सत्ता में बने रहना लक्ष्य नहीं है, जो चलता है उसको चलने देना, आराम की जीवन जीना भी लक्ष्य नहीं है। एकमात्र लक्ष्य है भारत प्रथम, इंडिया फर्स्ट। ये लक्ष्य लेकर वो चलते हैं और इसीलिए इसी में से दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति का निर्मित होती है। और जब दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति के साथ आप एक रास्ता तय कर लेते हो कि मुझे देश को यहाँ पहुँचाना है, तो हर क्षेत्र के अंदर आप फैसले देखिए। नोटबंदी का फैसला और कोई ले ही नहीं सकता, मैं आपको बताता हूँ। इतना बड़ा फैसला उन्होंने लिया और हमारी टीका करने वाले जो करेंगे वो करेंगे, मगर मैं बताता हूँ इससे देश के अर्थतंत्र के माहौल में बहुत बड़ा परिवर्तन आया कि नहीं, ये सरकार का व्हील है, काला धन नहीं चलेगा। कई बार व्हील का परिचय कराना, इच्छा का परिचय कराना भी बड़ी बात होती है। इसी प्रकार से जीएसटी, चिदम्बरम साहब से लेके प्रणब मुखर्जी साहब सब बात तो करते थे, अच्छी अच्छी अंग्रेजी में बोलते थे, परंतु किसी की हिम्मत नहीं पड़ती थी। मोदी जी ने केंद्र का राज्य का फर्क भूलकर कि फेडरल स्ट्रक्चर है, हम एक टीम है, काफी ऐसी चीजें थी जो राज्यों में अविश्वास पैदा करती थी, उसको हटा दिया और जीएसटी को सर्वानुमत से, और मैं गर्व के साथ कह सकता हूं इक्का दुक्का चीज छोड़कर जीएसटी काउंसिल में एक भी फैसला बहुमत से नहीं लिया गया है, सर्वानुमत से लिया गया है। जबकि जीएसटी काउंसिल में सभी दल की सरकारों के वित्त मंत्री है। 3 तलाक का उन्मूलन, किसी में हिम्मत नहीं थी। शाहबानू के केस को रिवर्ट करना पड़ा था, कानून को बदलना पड़ा, राजीव गांधी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदला, उनको बदलना पड़ा था। 1 रैंक 1 पेंशन, कोई हिम्मत नहीं करता था। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का नया कंसेप्ट डिफेंस के क्षेत्र में, कोई हिम्मत नहीं करता था। सर्जिकल और स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक का सवाल ही पैदा नहीं होता था। हम चुप हो जाते एक आध दो निवेदन कर कर। आज सबको मालूम है कि भारत की सीमाओं के साथ कोई छेड़खानी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। धारा 370, 35 से सबको मालूम था कि टेम्पररी था, अब इसकी जरूरत नहीं है, कोई छूने की हिम्मत नहीं करता था। इसी प्रकार से हमारी संस्कृति को लोगों तक पहुंचा, दुनिया तक। योग दिवस कितना बड़ा फैसला है, यूएन जनरल असेंबली ने इसको स्वीकार किया योग दिवस को, बहुत बड़ी बात है। भारतीय संस्कृति का इतना बड़ा एक्नॉलेजमेंट शायद ही कभी हुआ होगा। पेरिस समझौता, बड़े बड़े देश ये लक्ष्य को घोषित करने के लिए, प्राप्त करने की बात छोड़ो, घोषित करने के लिए झिझकते थे। मोदी जी ने कहा कि ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन को रोकना है तो यही एक रास्ता है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस और ढेर सारे ऐसे फैसले उन्होंने जो लिए, वो मैं मानता हूँ नई शिक्षा नीति और ढेर सारे फैसले। आर्थिक सुधार का तो एक पूरा इंटरव्यू आर्थिक सुधार पर हो सकता है, इतने सारे आर्थिक सुधार उन्होंने किए। तो ये मजबूत इच्छा शक्ति वाले प्रधानमंत्री के अलावा ये हो नहीं सकता है। तो मुझे लगता है कि वो इसलिए हो रहा है कि उनका लक्ष्य सत्ता में बने रहना नहीं है, उनका लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी के लिए सरकार चलाना नहीं है, उनका लक्ष्य देश के लिए सरकार चलाना है, देश के गरीबों के लिए सरकार चलाना है। लेकिन ये विश्वास कहाँ से आता है कि हम जो भी फैसला लेंगे, चाहे जितना कड़ा हो, चाहे जितना जोखिम वाला हो, देश की जनता उसको स्वीकार कर लेगी? वो इसलिए आता है कि इसमें कोई निजी स्वार्थ नहीं है, ना दलगत स्वार्थ है, ना व्यक्तिगत स्वार्थ है। अगर दलगत स्वार्थ होता है तो विश्वास की कमी होती है, व्यक्तिगत स्वार्थ होता है तो और विश्वास की कमी होती है। पर जब आप शुद्ध रूप से जनता के हित में ही सोचते हो तो मैं मानता हूं कि ये विश्वास अपने आप इसमें से ही बनता है।